सो हेलो गाइस, और आगे स्टार्ट करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेनेल संबंध। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो फ्रेनेल संबंध है वो करना है। फ्रेनेल संबंध से पहले ऑनलाइन में क्या क्या करवा दिया। सबसे पहले आपको देखना है पॉइंटिंग वेक्टर, उसके बाद में आपको देखना है पॉइंटिंग वेक्टर के बाद में आपको देखना है परिसीमा प्रतिबंध। ठीक है, और परिसीमा प्रतिबंध के बाद आपको देखना है तरंगों का परावर्तन अपवर्तन, वो वाला टॉपिक। ठीक है, और ये चौथी वीडियो है जो कि आपको देखनी है फ्रेनेल संबंध। तो ये चार आपको देखने हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेनेल संबंध होते क्या है। ठीक है, एक बार बताता हूं मैं फ्रेनेल संबंध क्या होता है। एक बार रुको। ठीक है, तो आई होप अब बताता हूँ फ्रेनेल संबंध है वो क्या होते हैं। तो देखिए कोई भी मान लो ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये कोई पृथककारी पृष्ठ है और इस पृथककारी पृष्ठ पे आपने कोई EMW है वो डाल दी। ठीक है, आपने कोई EMW वेव डाल दी और ये जो EMW वेव है, ये EMW वेव आपने डाली, ये है मान लो इनपुट या इंसिडेंट वेव। तो इससे वेव का कुछ पार्ट है वो तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कुछ पार्ट है वो ट्रांसमिट कर जाएगा, पारगमन कर जाएगा, या आप अपनी भाषा में बोलो तो अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रिलेशन फाइंड करना है किस किस में। आपको एक तो रिलेशन फाइंड करना है आपतित तरंग के आयाम में और इसमें परावर्तित तरंग के आयाम में। तो जो ER/EI यानी आप अपवर्तित तरंग का आयाम है, परावर्तित तरंग का आयाम है, वो कितने गुना होगा आपतित तरंग की, कितने गुना होगा आपतित तरंग के आयाम की तुलना में। ऑब्वियसली कम ही होगा, क्योंकि मान लो अगर एक आयाम की डाल रहे हो तो उससे आधे की परावर्तित हो जाती है, आधे की अपवर्तित, तो आधा गुना आ जाएगा ये। ठीक है, ये हाफ आ जाएगी ये वैल्यू। तो आपको इन दोनों तरंगों, एक तो अपरावर्तित तरंग और एक तो परावर्तित विद्युत चुंबकीय तरंग और एक आपतित विद्युत चुंबकीय तरंग के आयाम का रेशियो निकालना है। उसको तो बोलते हैं पहला फ्रेनेल संबंध। और एक आपको निकालना है जो वेव पारगमित हुई उसका आयाम और जो वेव इंसिडेंट हुई उसके आयाम का रेशियो, यानी ET/EI। तो ये दोनों है, ये आपको निकालने हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको पल्ले पड़ा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए मान लो कि आपने ये जो क्या बोलते हैं, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने जो तरंग डाली EI, उसका समीकरण कुछ इस प्रकार है E0I e की पावर आइटा और क्या था रे ओमेगा टी, ओमेगा IT लिखा जाएगा वैसे तो, बट गाइज वो एक ही बात है, क्योंकि कल प्रूव किया था हमने कि जब तरंगों का परावर्तन अपवर्तन होता है तो KI और KT इक्वल होते हैं और ओमेगा I ओमेगा R और ओमेगा T क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ओमेगा T और माइनस में KIR। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो तरंग परावर्तित हुई उसका समीकरण कुछ इस टाइप से होगा ER बराबर E0R e की पावर आइटा ओमेगा T माइनस KR और इनटू में R। ये वेक्टर लगाओ। अबे मैं सिंपल से सिंपल रखता हूँ। ठीक है, वेक्टर वगैरह मान लो कि लगा हुआ है या
डायरेक्टली लिख लो इसको, ठीक है, इसमें कोई है नहीं वो ज़्यादा। और तीसरा मान लो, तीसरी समीकरण है 80, तो ये हो गया E0t एक्सपोनेंशियल और ये आएगा ओमेगा टी और माइनस KTR, और यहाँ जो R है वो तरंग संचरण की दिशा है, तो तीनों की अलग अलग है, ठीक है। और KI, KR और KT है वो तीनों तरंगों के तरंग सदिश है, ठीक है। तो ये एक तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो एक तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के क्या बोलते हैं वो बाउंड्री रिस्ट्रिक्शंस से, ठीक है, परिसीमा प्रतिबंधों से। तो आपको ये पता है बाउंड्री रिस्ट्रिक्शंस से कि ये मतलब जो ये वाला मीडियम है, मीडियम 1, इसके अंदर टोटल जो क्या बोलते हैं, टोटल जो तरंग का आयाम होगा, सॉरी, इसके अंदर जो तरंग का समांतर घटक होगा वो बराबर होगा इस सेकंड मीडियम के अंदर तरंग के समांतर घटक के, यानी EI का, इस मीडियम में कौन कौन सी तरंगें हैं, EI और ER, इन दोनों का जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, तल इसके सतह के पैरेलल वाला कंपोनेंट, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, ET के पैरेलल वाले कंपोनेंट के, ठीक है। ऐसा मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, फ्रेनेल संबंध जब निकालते हैं तो उसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस जब विद्युत क्षेत्र का तल, ठीक है, तरंग संचरण के तल के लंबवत हो। सॉरी, पृथककारी पृष्ठ के तल के लंबवत हो, पृथककारी पृष्ठ के तल के लंबवत हो। मतलब ये जो आप वेव यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हो, इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है, वो विद्युत क्षेत्र है, उसका जो तल है वो इस पृथककारी पृष्ठ के तल के लंबवत होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये बोर्ड है और इस बोर्ड के ऊपर ये कोई आपकी आ रही है, कौन, ये कोई आपकी आ रही है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऐसे ये मार्कर है, ये ऐसे मान लो कि ये ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंग है ये मार्कर, और ये ऐसे इस बोर्ड पे आ रही है, ठीक है। तो चलो ये तो ऐसे कैमरा में एंगल आएगा नहीं ढंग से, मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये कोई पृथककारी पृष्ठ है और मेरे हाथ पे ऐसे कोई तरंग आ रही है, ठीक है। तो अब तरंग संचरण की दिशा कौन सी है, ये वाली, क्योंकि तरंग इस दिशा में जा रही है, और पृथककारी पृष्ठ का तल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये जो तल है ये पृथककारी पृष्ठ का तल है। अब पृथककारी पृष्ठ की तल की दिशा कौन सी होगी, देखिए तल की दिशा, एरिया की दिशा हमेशा उसको काट के बाहर निकालते हैं, तो एरिया की दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा होगी, या तो ये कह दो ये वाली दिशा या कह दो ये वाली दिशा, क्योंकि एरिया को या तो अंदर की तरफ काट के बाहर निकाल सकते हैं या बाहर की तरफ। तो जो तरंग है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे होंगे, विद्युत क्षेत्र या तो ऐसे होगा या विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी या तो ऐसे होगा और या ऐसे होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो कुल मिला के जो तल है उसकी दिशा तो ये वाली है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो या तो ये वाली हो सकती है और या ये वाली हो सकती है।
अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली हुई तो आपका तल भी तो ऐसे ही है, ऐसे ही, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ये वाली है। तो कुल मिला के विद्युत क्षेत्र का जो तल हो गया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का जो तल हो गया, ये वाली जो दिशा हो गई, और जो तरंग, जो पृथककारी पृष्ठ का तल है, वो तो आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। हम उस वाले केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये EMW वेव है, और इस वेव के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो आपका ऐसे हो, क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा तो उस कंडीशन में तरंग संचरण है वो ऐसे होगा, ठीक है। तो तरंग संचरण का जो पृथककारी पृष्ठ है, और जो आपका क्या बोलते हैं आप, सॉरी, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होगा तो उस कंडीशन में तो यही तल तो विद्युत क्षेत्र का हो गया, और यही तल किसका हो गया, पृथककारी पृष्ठ का हो गया। ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र का तल ये होगा और पृथककारी पृष्ठ का तल ये है, तो ये दोनों तल एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो कुल मिला के पहली कंडीशन तो है जब विद्युत क्षेत्र का तल है वो पृष्ठ पृथककारी पृष्ठ के तल के लंबवत हो, तो वो वाली कंडीशन तो उसमें कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका। अब देखिए EI है वो कितना है, EI है वो E0I एक्सपोनेंशियल और आइटा ओमेगा टी माइनस KIR, ठीक है। इसका जो समांतर वाला घटक है वो बराबर हो प्लस में ER है, उसका जो समांतर वाला घटक है E0R और एक्सपोनेंशियल और आइटा और ओमेगा टी माइनस KR, ठीक है। और इसका जो समांतर वाला घटक है वो कुल मिला के बराबर होना चाहिए E0T एक्सपोनेंशियल आइटा ओमेगा टी माइनस KTR, इसके समांतर वाले घटक के, ठीक है। तो ऐसा कुछ। आगे स्टार्ट करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इतना तो हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये जो एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यूज है, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज है ये तो बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि मैंने बताया था KI, KR और KT है ये बराबर होते हैं सदिश रूप में, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो E0I है उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है प्लस में E0R है उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो बराबर होगा किसके, E0T के पैरेलल वाले कंपोनेंट के। लेकिन अगर आप इसको सीधा लिखो ना तो भी जो मीन कहने में आएगा वो पैरेलल का ही आएगा, मतलब पैरेलल दिखाना जरूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली ये भी डायरेक्ट इस इक्वेशन को ऐसे लिखो ना तो भी बंदा यही समझेगा कि आप पैरेलल के बारे में बोल रहे हो। और कारण बताता हूँ क्यों,
क्योंकि आपने खुद लिख रखा है कि जब विद्युत क्षेत्र का तल है वो पृथककारी पृष्ठ के तल के क्या हो, लंबवत हो। तो जो तरंग संचरित होगी, जो तरंग माध्यम में बदलाव वगैरह करेगी, वो उस विद्युत क्षेत्र के कारण करेगी जो पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। और आपका जो ये वाला है, जो समांतर वाला विद्युत क्षेत्र है, इस पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको एक तो ये ध्यान में रखना है, क्लियर है इतना। उसके बाद आगे और देखते हैं। इसको एक बार कोई समीकरण दे दो इम्पोर्टेंट, इसको दे दो, कुछ भी दे दो, क्या आप बोलोगे इसको, इक्वेशन ऐसा, ठीक है। तो ये कोई इक्वेशन हो गई। अच्छा ऐसे ही देखो, जैसे इसके अंदर क्या है, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। और चुंबकीय क्षेत्र तो टोटल होता है, क्या क्या, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, वो तो कुल मिला के होता है। रियलिटी में उसमें एक तो होता है चुंबकन की तीव्रता और एक होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन ये चुंबकन की तीव्रता है, ये तो उन चीज़ों के लिए यूज में आती है जो लो चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय हो। जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो उसके लिए आई तो जीरो होता है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली ज़्यादातर चुंबकीय क्षेत्र के नाम पर कौन सी क्वांटिटी यूज़ में लेते हैं, चुंबकन क्षेत्र वाली, ठीक है। क्योंकि बी है वो फिर एच के बराबर निकल के आता है, म्यू जीरो से अगर उसको गुणा कर दे तो जैसे विद्युत क्षेत्र की समीकरणें हैं, वैसे ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसमें चुंबकन क्षेत्र की भी समीकरणें होंगी। तो चुंबकन क्षेत्र के लिए एच आई ये कुछ इस टाइप से होगा, एच नॉट आई एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी माइनस के आई आर, और ठीक है, और एच आर बराबर एच नॉट आर एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी माइनस के आर आर, और एच टी बराबर एच नॉट टी एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी माइनस के टी आर, ठीक है। इन तीनों के बराबर होगा। और हमने बाउंड्री प्रिंसिपल दोनों के लिए पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र के लिए भी और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र और विस्थापन सदिश के लिए भी। तो चुंबकन क्षेत्र के लिए और लगा दो, चुंबकन क्षेत्र के लिए बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन, देखो चुंबकन क्षेत्र के लिए बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन से क्या होगा, चुंबकन क्षेत्र के लिए बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन से ये होगा कि जो एच आई का जो पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, तल के समांतर जो कंपोनेंट है, और कौन हो गया एच आर का जो समांतर कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट है, उसके बराबर होगा कौन सा, एच टी का समांतर कंपोनेंट। और अब आप क्या करो, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो और उसके बाद करते हैं। तो एनीवे देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसको, देखो एच आई जो है, अब इसमें जैसे इसकी वैल्यूज रखी थी ना, वैसे इसके लिए वैल्यूज रखोगे, इतना बोर्ड नहीं बचा है, मतलब ऐसे करोगे एच नॉट आई एक्सपोनेंशियल ये वाला टर्म प्लस एच नॉट आई एक्सपोनेंशियल ये वाला टर्म बराबर में ये वाला टर्म, फिर ओमेगा टी वाला तो कट जाएगा, और जैसे इसका वो पैरेलल कंपोनेंट आया वैसे ही इसका भी पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा, यानी एच जीरो आई इसका पैरेलल कंपोनेंट और प्लस में एच आर और इसका पैरेलल कंपोनेंट और बराबर में एच टी एच नोट टी का पैरेलल कंपोनेंट, ऐसा
आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल वाला है, वो दोनों तरफ कट जाएगा भी। रख लेना, बोर्ड इतना है, और अगर मैं बड़ा डेरिवेशन है इसको बीच में इरेज कर दिया ना तो फिर खुद के सिस्टम खराब हो जाएगा, देखूंगा कहाँ से। तो प्लीज थोड़ा समझना। अब देखो, जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो तल है वो पृथककारी पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल रखा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल रखा तो फिर चुंबकीय क्षेत्र का समांतर वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। और कोई भी चीज के दो कंपोनेंट होते हैं, कोई भी क्षेत्र के, एक समांतर वाला, एक लंबवत वाला। जो समांतर वाला कंपोनेंट है उसको कोस थीटा से डिनोट करते हैं, और तल जो लंबवत वाला होता है उसको साइन थीटा, एच कोस थीटा और एच साइन थीटा। तो इसमें समांतर वाला कंपोनेंट पूछ रखा है तो कोस थीटा लेंगे, तो एच नॉट आई, और समांतर के लिए कोस थीटा, लेकिन कौन सा थीटा, आपतन कोण थीटा आई। और ऐसे ही एच नॉट आर, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कोस थीटा आर, और उसके बाद बराबर में आ जाएगा एच नॉट टी और कोस थीटा टी, ठीक है। तो इतना आपको क्या रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना कर लेना। उसके बाद में अगर आगे बताऊं तो इसके अंदर एक चीज देखो ढंग से, जो आपतित किरण है और जो आपकी अपवर्तित किरण है, उन दोनों की दिशा है वो बिल्कुल सेम है। यानी इस, अगर मैं बोलूँ तो नीचे की तरफ इसी दिशा में तो आपतित किरण है, और नीचे की तरफ इसी दिशा में वो है अपवर्तित किरण है। लेकिन तल से दूर जा रही है या दूर की तरफ जा रही है कौन सी किरण, परावर्तित किरण। तो अगर आप ये जो है एच नोट आई, वैसे देखो इसका कंपोनेंट ऐसे बांटा जाता है, ये किरण है तो इसका एच नोट आई वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा आई। तो यहाँ अगर H होगा चुंबकीय क्षेत्र तो उसका ये कंपोनेंट होगा H कोस आई, तो वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और ये जा रही है तो इसका अगर देखोगे तो इधर इसका H होगा, और इसका इस दिशा में तो कंपोनेंट होगा H कोस आई, और नीचे ऐसे होगा H साइन आई। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे के उल्टे होंगे, यानी एक दूसरे में से घटेंगे। तो एच नोट आई कोस थीटा आई में से एच नोट आर कोस थीटा आर वाला घटेगा, और बराबर में आएगा एच नोट टी कोस थीटा टी। तो एक तो आपको ऐसा कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है, और ऐसा आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना देखें, ठीक है। उसके बाद में आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक फॉर्मूला है, ठीक है, पहले वो फॉर्मूला देखो, उसके बाद में फिर वो फॉर्मूला मैं आपको करवाता हूं कैसे आया। एक फॉर्मूला है H बराबर K क्रॉस E बटे म्यू ओमेगा। एक फॉर्मूला होता है ऐसा, यहां लिख दूं, यही लिख देता हूं। एक फॉर्मूला होता है H बराबर K क्रॉस E और बटे में म्यू ओमेगा, ठीक है। और ये आया कैसे, ठीक है, वो बताता हूं। ये वाला फॉर्मूला है, ये आया कैसे। देखो आपको एक चीज तो पता ही होगा कि जो B बराबर होता है म्यू 0H या B बराबर होता है म्यू H, तो अगर मैं इस म्यू को इधर भेज दूं तो ये म्यू इस H के साथ लग जाएगा और ये बन जाएगा B, और बराबर में K बटे ओमेगा और इनटू में E। इस B को इसके नीचे ले आओ E बाई B, और इसको इधर भेज दो ओमेगा अपॉन में K, और E बाई B और ओमेगा अपॉन में K क्या होता है, तरंग का वेग V। और जब ये निर्वात के लिए होता है तो E0 बाई B0 किसके इक्वल होता है, C के। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है E बाई B का, उसी से ये वाला फॉर्मूला निकला है, K क्रॉस E और बटे म्यू ओमेगा। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब इस फॉर्मूला को इन तीनों पे लगाओ, एच नोट आई वाले पे भी लगाओ, एच नोट आर वाले पे भी लगाओ और एच नोट टी वाले पे भी लगाओ। तो सबसे पहले एच नोट आई क्या होगा इस फॉर्मूला से, वो होगा के आई और क्रॉस में ई नोट आई, तो क्रॉस में ई नोट आई और बटे म्यू और ओमेगा आई, लेकिन ओमेगा आई किसके बराबर है, ओमेगा आई ओमेगा के ही क्या है, बराबर है। ठीक है, अब एक चीज बताऊं इसके अंदर, देखो जो k क्रॉस ई है उसको मैंने डायरेक्ट के ई लिख दिया, क्यों, क्योंकि देखिए k क्रॉस ई है वो 110% इक्वल होगा किसके, के ई साइन थीटा के, और मैंने पहले ही बोल दिया कि विद्युत क्षेत्र है वो तल के लंबवत है, तो लंबवत के लिए एंगल कितना आएगा, साइन थीटा आएगा 90। ठीक है, और अगर साइन थीटा 90 आएगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ जो म्यू है ये है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो जो आई है इंसिडेंट किरण है उस माध्यम को मैं मान रहा हूँ कौन सा माध्यम, फर्स्ट माध्यम। ठीक है, और जो फर्स्ट माध्यम है उसका जो अपवर्तनांक है वो मान लो कितना, μ1, तो ये आ गया एच नोट आई बराबर के आई E0 आई और बटे में μ1 ओमेगा। तो एक तो ये ध्यान में रखो, ठीक है, ऐसा वाला। अब आगे प्रोसीड करते हैं। दूसरा है ऐसे ही जो एच नोट क्या निकालना था, आर, जो एच नोट आर निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा के आर और ई नोट आर साइन 90 और बटे में रिफ्लेक्टेड वेव भी कौन से मीडियम में है, उसी में है, तो ये μ1 और इनटू में ये ओमेगा, ये अपवर्तनांक नहीं है, ये म्यू है निर्वात की पारगम्यता, मैंने बताया ये था μh। ठीक है, तो अपवर्तनांक नहीं है, ये पारगम्यता है, लेकिन अगर आप दोनों माध्यम की अलग अलग पारगम्यता मानो तो वो भी यहाँ μ1 और यहाँ μ2, तो सॉरी फॉर दैट। अब उसके बाद देखो एच नोट आर भी निकल गया और अब निकालना है एच नोट टी। एक चीज बताऊं तुम लोगों को, ये जो वीडियो है ना, ये जो डेरिवेशन है ये आधे घंटे से ज़्यादा लेगा, और जो स्कूल के अंदर कैमरा है वो आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, इनफैक्ट 29 मिनट 59 सेकेंड। तो ये है ना, ये बीच में ऑफ हो जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है वो दूसरी वीडियो में होगा। ठीक है, तो एनीवे जितना होता है उतना देख लो। तो ऐसे ही जो एच नोट टी है वो इक्वल होगा किसके, के टी ई नोट टी और बटे में ट्रांसमिटेड वाला तो दूसरा है, तो इसमें चुंबकीय पारगम्यता कितनी होगी, μ2 और इनटू में ओमेगा। तो ये सब हमने निकाल लिया, और अगर ये सब हमने निकाल लिया तो ये सब किस में रख दो, ये सब रख दो इस इक्वेशन में, इसको कुछ नाम दे दो, कुछ भी दे दो इसको नाम। ठीक है, तो H क्या था, H नोट आई, H नोट टी और H नोट आर, ये जो तीनों के मान है ये किस में रखने पर, ये स्टार में रखने पर, अगर ये तीनों के मान स्टार में रखोगे तो क्या होगा, तो होगा जो बताता हूं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू रख दो
कितनी थी, के आई और ई नॉट आई और बटे